हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे मैथमेटिकल टूल के नाम से भी जानते होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अंबुजराज और आप सभी देख रहे हैं यार फाउंडेशन। तो एक्चुअल में ये जो वीडियो होने वाला है, आप सभी जानते होंगे कि मैथमेटिकल टूल एक कोई चैप्टर नहीं है, बल्कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होता है जिनका कि साइंस स्ट्रीम होता है 11th एंड 12th क्लासेस में। जैसे आपने अगर पीसीबी ले रखा है और आपका एक्स्ट्रा पेपर मैथ है या नहीं है, तो भी आपको इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस चैप्टर का यूजेस काफ़ी ज़्यादा है फिजिक्स में बहुत जगहों पर। तो चलिए कुछ जल्दबाजी में कुछ मज़ेदार टॉपिक्स को देख लेते हैं, इस वीडियो को वन शॉट मार देते हैं और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ हम लोग शेयर कर लेते हैं। एक चीज़ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस समय वेब के ऊपर काफ़ी टीचर्स अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब कर देखो, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो आपको बहुत अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो मैं कभी ये नहीं करता हूँ कि मेरे वीडियोस देखो, क्योंकि मैं आपको ऐसा कभी नहीं एश्योर किया हूँ कि मेरा वीडियोस देखकर आप IIT JEE निकाल लोगे। नहीं, आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कराता हूँ, मेरे को अपना भाई समझो। मैं आपको बस कुछ पाथ बताता हूँ कि ऐसे चलो, ये टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसे फॉलो करोगे, लेकिन मेहनत आपको खुद करनी है। आप वर्क करोगे तो आप सक्सेसफुल ज़रूर होगे। आप मेरे अपना एक्सपीरियंस ले लो, मैं पिछले 4 साल से वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक मेरे चैनल पर मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है। मेरे को कोई परवाह नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आपको अगर वीडियोस अच्छा लगता है तो आप देखते हो, मेरे को बस उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है। मैं किसी को हेल्प कर रहा हूँ, मेरे को पैसे वैसे नहीं चाहिए। मेरे को मोनेटाइजेशन अगर मिले तो ठीक है, भगवान की कृपा से, ऊपर वाला चाहे तो हो जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप भी कहोगे भैया बहुत बात कर ली, चलो मक्खी मारना छोड़ो, आ जाओ स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। तो ये चैप्टर तो है नहीं, लेकिन हमें पढ़ना होगा। इसे मैं मैथमेटिकल टूल लिख देता हूँ, ठीक है। बेसिक मैथ या मैथमेटिकल टूल, ठीक है। मैथमेटिकल टूल नाम से ये चैप्टर फेमस है। एक्चुअली मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ चुनिंदा टॉपिक्स बताऊंगा जिसको आप यूज़ करके बहुत कम टाइम में अपना कंसेप्ट को डेवलप कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो बोलते हैं 5 मिनट में वीडियो देखो, 10 मिनट में वीडियो देखो, आप ये ट्रिप जान जाओगे, ये ट्रिक्स जान जाओगे, ये जान जाओगे, वो जान जाओगे। ये दिखावा करते हैं, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। अगर आपको जेन्युइनली कोई टीचर पूरा IIT JEE का एकदम डेप्थ टॉपिक पे कमांड करवाएगा, कोटा लेवल का, तो वो हमेशा आपको कम से कम तो एटलीस्ट 30 मिनट से 1 घंटे का ड्यूरेशन का वीडियो बनाएगा। इवन इतना छोटा टॉपिक पर भी 1 घंटे का टॉपिक पे 1 घंटे का वीडियो बनाएगा। मैं देख रहा हूँ कि कोई टीचर आ रहा है, बोला 10 मिनट में आओ पीरियोडिक टेबल पूरा सीख लो। 10 मिनट में पीरियोडिक टेबल, बताओ कभी संभव है? तो वो सब बकैती करते हैं, उन्हें मत देखना। एटलीस्ट आप उन टीचर्स को देखो जिनका वीडियो का लेंथ होता है, ड्यूरेशन होता है, और देखो कि वो टॉपिक्स बताएंगे ना 1 घंटा में, खोली कोई बताएगा 5 मिनट का बात 1 घंटा में। आप खुद सोचो, कुछ तो ज़्यादा बताएगा। और JEE में एक्चुअली जो होता है वो वही चेक किया जाता है जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। आप ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो तो आप क्लास 11 12 बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। JEE लेवल के लिए तो आप तैयार ही नहीं हो, फिर क्या करना है? चलो छोड़ो मक्खी मारना, आओ अपने कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। मैथमेटिकल रूल। तो एक्चुअली आज वीडियो बनाने में थोड़ा देर हो गया, इसलिए मैं थोड़ा आपसे कुछ बातें कर ले रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ टर्म्स है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ टर्म्स। मैं इस पूरे वीडियो में आपको एकदम पीक पर ले चला जाऊंगा, जीरो से हीरो बना दूंगा, ठीक है। पूरा आप मेरे साथ बने रहना बस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ टर्म्स हमें जानना होता है। जैसा कि आपको मैं पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताऊंगा नहीं, आप सबको ये बेसिक चीज़ आती होंगी कि कोई भी 2 डायमेंशनल की बात हो रही है, ठीक है। 3 डायमेंशनल में बात अलग है, मैं वो भी बता दूंगा। अगर 2 डायमेंशनल कोई भी प्लेन है, नॉर्मली जो हमारा ये बोर्ड है ये भी 2 डायमेंशनल है, हमारा जो पेपर होता है जिस पर हम लिखते हैं वो भी 2 डायमेंशनल है, तो उसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, है ना। आप कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन को आप 4 क्वाड्रेंट्स में बांट सकते हो। आपको पता है ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रेस्पेक्टिवली हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं। साइन भी आपको पता होगा, है ना। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होता है, एक पॉजिटिव x वाला निगेटिव और ऊपर वाला y वाला पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों निगेटिव, यहाँ पे भी वही केस, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, है ना।
तो ये केस आपको पता ही होगा। लेकिन समझने की बात क्या है, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला को जानेंगे, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला का यूज आपको फिजिक्स में आगे मिलेगा। ऐसे तो आप सेक्शन फार्मूला है ना, 2 टाइप का सेक्शन होता है कि इंटरनली एक्सटर्नली, बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन हम लोग उतना डेप्थ में जाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग मैथमेटिकल टूल को कंसिडर करके चल रहे हैं। तो हाँ, इसके अलावा मैं आपको 3D डायमेंशनल के बारे में कुछ बता देता हूँ, ठीक है। 2D का तो आई होप आपको पता ही होगा, है ना। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं मेरे भाइयों, मैं आपके लिए थोड़ा मेहनत कर ही देता हूँ, कोई बात नहीं है। एक चीज़ बताओ, बोर्ड का विजुअलिटी कैसा है? बोर्ड क्लियर दिख रहा है? हाँ, ओ बोर्ड पे काफ़ी ब्राइटनेस है ना। 1 मिनट वेट करो, मैं थोड़ा ब्राइटनेस कम करता हूँ। अब बताओ, ठीक है, अडेप्टेबल है ब्राइटनेस? ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा है बोर्ड? पिछले वीडियो में कुछ कमेंट आ रहा था कि भैया ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ये वाला रीजन में ब्राइटनेस ज़्यादा होता है ना, वो वाला रीजन। अच्छा, मैं वहाँ पे थोड़ा अडेप्ट कर दूंगा, लाइट का थोड़ा रिफ्लेक्शन के कारण वैसा होता है, ठीक है। चलो, तो मान लो ये अपना नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इसमें प्लस प्लस, दोनों प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, है ना, और इसमें प्लस माइनस, ठीक है। ये हो गया अपना 4th क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट हो गए। ये 2 डायमेंशनल प्लेन। एक्चुअल में जब आप 3 डायमेंशनल में जाते हो तो वहाँ आपको 8 प्लेन्स मिलते हैं, सॉरी 8 क्वाड्रेंट्स मिलते हैं। वहाँ पे क्वाड्रेंट्स ना बोल के ऑक्टेंट्स बोला जाता है। यहाँ पे 4 हैं, 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होते हैं, 8 हो जाते हैं, 8 ऑक्टेंट्स हो जाते हैं। 3D की मैं बात कर रहा हूँ, 3D डायमेंशनल। ये 2 डायमेंशनल है, उधर 3 डायमेंशनल है। तो एक्चुअल में वहाँ पे एक और हमारा ये एक्स एक्सिस मान लो, तो ये वाई एक्सिस, तो ये जेड एक्सिस, ऐसे परपेंडिकुलरली निकल जाता है। एक्चुअल में ये जो जेड एक्सिस होता है ना, ये जेड एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। अगर आप समझोगे, जैसे आप फील करो, मैं आपको पूरी अच्छी तरह से क्लियर कर देता हूँ। मान लो आप जब 2 डायमेंशनल पढ़ते थे, तो आप सपोज करो मेरे राइट हैंड साइड एक्स है, तो इधर एक्स डैश हो गया, ऊपर अप साइड मेरे हेड के रीजन में वाई हो गया, नीचे वाई डैश हो गया। तो मेरे आगे मतलब आपकी तरफ, वीडियो कैमरा की तरफ, ये जेड एक्सिस है, और जब मैं बोर्ड की साइड जाऊंगा आउटवर्ड और इनवर्ड, तो ये जेड एक्सिस हो जाएगा और अंदर जेड डैश हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से क्लियर करता हूँ, ऊपर क्या है, वाई है, नीचे क्या है, वाई डैश, इधर क्या है, एक्स डैश, इधर एक्स डैश, आपकी ओर मतलब आउटवर्ड साइड जेड और इनवर्ड जेड डैश, है ना। तो यहाँ पे 8 ऑक्टेंट्स होते हैं। इनका साइन भी बहुत ईजी होता है। क्या करना होता है, यही साइन रहने दो, फर्स्ट 4 में आप बस जेड को पॉजिटिव ले लो। जैसे अगर मैं फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करूँ, ये वाला का, तो इसका साइन क्या होता है, देखो मैं बता देता हूँ, बहुत ईजी है, बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्स्ट में प्लस प्लस प्लस, सब प्लस, पहले 4 में आप सभी में जेड को पॉजिटिव ले लो, फिर अगले 4 में जेड को नेगेटिव ले लो, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करोगे आप, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, माइनस प्लस कर दो आप। थर्ड में क्या हो जाएगा, तो मैं ऑक्टेंट्स बताऊँ, ठीक है, फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकेंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, 8 होता है टोटल। थर्ड में फिर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। फोर्थ में क्या हो जाएगा, फोर्थ में अपना हो जाएगा प्लस माइनस। फिफ्थ में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, जैसे इसका वाइस वर्सा, चलो आप फिर से आप फर्स्ट में आ जाओ, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 8 ऑक्टेट्स कंप्लीट। ये होता है उनका साइन। आपको क्लियर दिख रहा है बोर्ड पर? ये मैंने आपको थोड़ा 3D डायमेंशनल या 3D प्लेन के बारे में कुछ बता दिया। चलो वापस आते हैं अपने डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। छी ए भाई, ये इंक क्यों सूख जा रहा है? एक्चुअल में ये जो फैन है ये डायरेक्ट, एक मिनट वेट करो। मेरे बगल में एक टेबल फैन चल रहा है, ठीक है। टेबल फैन का जो हेड होता है ना, ये बोर्ड की ओर है, इसी कारण से जल्दी सूख जाता है इंक, तो मैंने उसको थोड़ा इस साइड टिल्ट कर दिया, ठीक है। चलो हाँ, अब बात कर लेते हैं जो हम लोग को सीखना है, वो है डिस्टेंस फार्मूला। आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। सपोज करो हमें इस पॉइंट ए पॉइंट से इस पॉइंट बी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। ये कुछ x1
एंड y1 इसका कोऑर्डिनेट है, इसका कुछ x2 एंड y2 कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का। तो हमें a पॉइंट से b पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला आपको पता ही होगा, t या डिस्टेंस बिटवीन ए बी, मैं ऐसे लिख देता हूँ DAB क्या होता है, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका एक जादू जानोगे, एक जादू इसका और है कि इसका खासियत भी है। अगर आप ये फॉर्मूला गलती से भी भूल भी जाते हो तो कुछ नहीं, आप ये मत सोचना x2 आगे x1 आगे, कुछ नहीं। आप इसको एक और तरीका से ऐसे भी लिख सकते हो, DAB। ये वेक्टर तो नहीं ना है कि वेक्टर में हम लोग को साइन कंसीडर करके चलना पड़ेगा। अगर वेक्टर का साइन नेगेटिव है तो अपोजिट हो जाएगा। मोड की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर आप गलती से भूल भी जाते हो तो कोई ना, इसका फॉर्मूला ये भी वैलिड है, ठीक है। मैं आपको अभी चाहूँ तो प्रूव करा देता हूँ, ठीक है। जस्ट 1 मिनट मेरे को देना बस, ठीक है। मैं आपको चुटकियों में ये प्रूफ करा देता हूँ। चूँकि हमें वन शॉट मारना है तो मैं चीज़ों को थोड़ा जल्दबाजी में कवर करूँगा, लेकिन आप चिंता मत लेना, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हमारा इंडिविजुअल वीडियोस बना हुआ है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेरिवेशन बताया था, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, वहाँ पर मैंने आपको सिखाया था कि पूरे डेप्थ टॉपिक को कैसे कवर करते हैं, तो आप वो वीडियो देख लेना। मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दबाजी में बताऊँगा। इंटीग्रेशन के ऊपर मैं इंडिविजुअल वीडियो लाऊँगा, कमेंट कर देना, बस हो जाएगा, ठीक है। लॉगरिथम के ऊपर हमारा वीडियो पहले से अपलोडेड है, तो ये सब टॉपिक्स मैं जल्दबाजी में कवर करूँगा, मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बोल रहे थे, भैया आप बहुत जल्दबाजी में बोलते हो, क्या करें, कंसेप्ट का लोड है। अगर आपको जेई निकालना है तो आप, एक तो मैं एक सप्ताह में एक वीडियो लाता हूँ। छी बकैती छोड़ो, बकवास छोड़ो, आ जाओ। चलो इस पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट कर लूँ 3,4, चलो इसका हो जाए 5,6। हमें ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लाना है, तो x2 क्या हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, रूट लगा दो ऊपर से 2 का स्क्वायर प्लस, अब 4, y2 क्या है 6 माइनस 4, 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 + 4 रूट ओवर 8 है ना, रूट 8 आ गया। चलो इससे ट्राई कर लेते हैं। तो x1 माइनस x2, जस्ट इसका उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस, इसको कर दो y2 माइनस y1, तो y1 माइनस y2, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। स्क्वायर करने पे देखा आपने, दोनों साइड हमारा मोड 8 ही आ रहा है ना, रूट ओवर 8 ही आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि अगर आप ये फार्मूला गलती से भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो फार्मूला भी वैलिड है ना। तो इसमें कोई वैसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपको एकदम अपने दिमाग में फिट करके रखना। चलो इसको इरेज करते हैं। इसके बाद आपको कुछ ट्राइगोनोमेट्री की बातें पता होनी चाहिए। ट्राइगोनोमेट्री के ऊपर हमारा एक स्पेसिफिक वीडियो आ चुका है, इससे पहले ही मैंने लाया है, ट्राइगोनोमेट्री वन शॉट। वहाँ पे मैंने आपको सभी टॉपिक्स के ऊपर डेप्थ कमांड दिया है ना। यहाँ तक कि मैंने आपको ये भी बताया है कि हमारा sin C + sin D का फॉर्मूला क्या होता है ना, उसको मतलब मैंने आपको ASTC रूल से लेकर हर टॉपिक के ऊपर ट्राइगोनोमेट्री में मैंने डिस्कस कर लिया है। बहुत सारे फार्मूलास भी मैंने दिया है, तो अगर आप चाहते हो तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कुछ डेप्थ टॉपिक के ऊपर नहीं बताने वाला हूँ। ट्राइगोनोमेट्री में बस कुछ बेसिक बातें मैं बता देता हूँ, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्री, जैसे आपको ऐसे ASTC रूल पता होनी चाहिए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफ़ी। वही कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में क्या होता है, सिर्फ साइन और कॉस, हाँ साइन और कॉसेक, उसका इन्वर्स। थर्ड में टैन और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक, ठीक है। तो जो हमारा वीडियो है ट्राइगोनोमेट्री के ऊपर, उससे आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत कुछ बताया मैंने। फिर मैंने आपको बताया कि अगर 90 और 270 के एलॉन्ग, मतलब अगर 90 और 270 का रिलेशन हो तो साइन चेंज हो जाता है कॉस में, टैन चेंज होता है कॉट में, कॉसेक चेंज हो जाता है सेक में, मैंने बताया ना आपको। और आपको साइन कहाँ से देखना है, LHS की साइड। जैसे आपको सपोज करो, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, साइन 90 + 30 निकालना है, मतलब आपको साइन 120 निकालना है। क्या निकालना है, साइन 120 का वैल्यू आपको फाइंड करना है। आपने ये मेथड अप्लाई किया, नहीं तो दूसरा मेथड भी अप्लाई कर लो, साइन 180 - 60, जो चाहो आप। तो अगर आप देखो 90 के लॉन्ग है तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, इसका वैल्यू आ जाएगा cos 30। cos 30 क्या होता है, बोलो जोर से बोलो, √3/2, तो आंसर हो जाएगा √3/2।
इजी है ना। साइन पॉजिटिव होगा क्यों, कि कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। अगर आप इसका एक और तरीका से देखो बनाओ, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60, है ना। साइन 180 माइनस 60 सेम चीज़ है, 180 में चेंज नहीं होगा क्योंकि 90 और 270 के लॉन्ग है, मतलब अगर 90 और 270 का रिलेशन होगा तो चेंज हो जाएगा। इसको आप चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, साइन एज यूजुअल साइन रह जाएगा, साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू देखो, अभी देखो कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, साइन 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, LHS को कंसिडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 60 वही आ गया √3/2। तो ईजी है, ASTC रूल के ऊपर हमारा वीडियो पहले से अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है ट्राइगोनोमेट्री में, वो है 37 एंड 53 डिग्री का वैल्यू। ये कई बार आपको यूज़ होगा जब आप मैथमेटिकल टूल के बाद, है ना, आप चैप्टर पढ़ोगे फिजिक्स में, मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो वहाँ पे बहुत यूज होगा ये वाला ट्रायंगल, है ना। आपको मैंने बताया ये 37, ये बड़ा वाला 53, तो ये 90। अगर 37 है तो इधर क्या होता है 3, इधर 4 और ये 5। ये वाला ट्रायंगल को हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, ये ट्रायंगल बहुत यूज होगा। जो स्मॉल एंगल है उसके सामने स्मॉल साइड, 53 4 37 3, ये 5, और कुछ है नहीं। साइन A प्लस B का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता चुका है, क्या होता है, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन। तो क्या आप चाहते हो मैं टाइम वेस्ट करूँ उसमें, आई डोंट थिंक कि आपको चाहिए होगा। साइन 2θ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया 2 sin θ इंटू कॉस थीटा, कॉस 2θ के बारे में बताया है ना, कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर A माइनस कॉस साइन स्क्वायर B। फिर मैंने आपको बताया tan 2θ का वैल्यू बताया, यहाँ तक कि मैंने आपको tan 3θ साइन 3θ कॉस 3θ के बारे में भी बताया, जो कि यही मेंस का प्योर पार्ट है। कोई दिक्कत नहीं है, आप वो वीडियो देख लो, मैं बार बार कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ट्राइगोनोमेट्री की बात हो गई, थोड़ा मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, मैं पहले बोल चुका हूँ। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है ग्राफ के बारे में, ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री के ग्राफ। एक मिनट वेट करिएगा। ठीक है, ब्राइटनेस ठीक है, एडेप्टेबल है। चलिए ग्राफ के बारे में मैंने आपको बताया है, साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, है ना। ये होता है साइन का ग्राफ। कॉस में क्या होता है, इधर थोड़ा शिफ्ट कर दो, बस आपको थोड़ा ऐसे शिफ्ट कर देना है इसको पीछे की ओर। ये होता है कॉस का ग्राफ। टैन के ग्राफ के बारे में मैंने आपको बताया था, ऐसा वैल्यू आता है। यहाँ पे एक टर्म आता है एसिम्पटोट, जिसके बारे में आपको पता रहनी चाहिए, नहीं तो आप चिंता मत लो, मैथ में हम लोग को ये पढ़ना है, मैं वीडियोस लाऊंगा स्पेसिफिक फंक्शन के ऊपर, ठीक है। टैन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, बीच से ऐसे कट किया जाता है, ठीक है, तो आप चिंता मत लो। लेकिन हम लोग को देखना क्या है, जरूरी क्या है वो जान लो। हाँ, जरूरी है हमारा रेंज, डोमेन एंड जल्दी बोलो जल्दी, इनपुट एंड आउटपुट, डोमेन एंड, अरे भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कमेंट करके बताओ इनपुट को क्या कहते हैं, आउटपुट को क्या कहते हैं। मैंने आपको बहुत बताया है ना। देखो एक चीज़ और, साइन थीटा का जो वैल्यू है ना, साइन थीटा एंड कॉस थीटा का, ये मैक्सिमम -1 से 1 के बीच में लाई करता है, और ये भी वही होता है -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो कई बार ऐसा एक रिलेशन आ जाता है कि जहाँ पे आपसे बोला जाता है कि एक, जैसे वो क्या है, देखो मैं बता देता हूँ। हाँ, एक्चुअल में कई बार ये रिलेशन आपका यूज हो जाता है, -1 से लाई करता है रेंज इनका +1 के बीच में, ठीक है। रिलेशन क्या था रिलेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा तो 1 हो जाता है ना, ये रिलेशन नहीं है, वो रिलेशन है, एक मिनट, जस्ट एक मिनट वेट करिएगा, मैं रिलेशन आपके लिए ढूंढ देता हूँ।
ये मच्छर मच्छर। तो रिलेशन है, रिलेशन हमारा यह है कि -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अच्छा हाँ, यहाँ पे -1 ग्रेटर देन इक्वल टू √/a² b² इधर लेस देन इक्वल टू 1 देन इक्वल टू -a² b²। ये रिलेशन मैं क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ, एक मिनट वेट करो, मैं आपके लिए खोज के निकालता हूँ ये रिलेशन क्या है। ओके अच्छा, ये नहीं है एक भाई साहब, ये -1, हाँ ये 1 कहाँ से मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं बता रहा हूँ ये क्या है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, हाँ ठीक है, -a² + a² तो में लाइक करेगा, ठीक है सही है, हाँ ठीक है। हाँ देखो ये वाला जो रिलेशन है इससे कई बार क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन कुछ कैसा बनेगा, देखो क्वेश्चन में क्या होगा, एक मिनट वेट करो, मैं आपके लिए क्वेश्चन ही निकाल देता हूँ। देखो हमने आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ दिया, कई बार ये क्वेश्चन आपके लिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, जैसे मैंने क्वेश्चन निकाला y = 3 sin x + 4 cos x, आपका ही क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना कि ये जो फंक्शन होता है या ये क्वेश्चन होता है ना, इसका जो मिनिमम वैल्यू आता है वो -√/a² + b² के ग्रेटर देन या इक्वल टू आएगा, और हमेशा लेस देन इक्वल टू √/a² + b² के बीच में आएगा। जैसे अगर यहाँ पर से हमें फाइंड करना हो y का मैक्सिमम वैल्यू एंड y का मिनिमम वैल्यू, तो हम लोग इस फॉर्मूला के ऊपर उसे पुट कर सकते हैं। क्या होगा, √ माइनस लगा दो, √ लगा दो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा y का मिनिमम वैल्यू है ना, ये आ जाएगा -5 आएगा ना, और ग्रेटर वैल्यू क्या आ सकता है 5, तो -5 से 5 के बीच में इसका वैल्यू लाई करेगा। तो ये वाला रिलेशन आप याद रखना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो भाई साहब, जुगनू रे जुगनू रे जुगनू 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 रे। अरे आज इंक का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, देखो बोर्ड पर काफ़ी मार्क्स आ जा रहे हैं, आपको दिख रहा है क्या? एक मिनट वेट करिए, इंक आज बहुत जल्दी बोर्ड पर सूख जा रहा है, आपको नहीं दिख रहा है? ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है ना। एक मिनट वेट करिए बस। ठीक है, ब्राइटनेस मैं लिख के कुछ देता हूँ। अब हम लोग अलजेब्रा की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। अलजेब्रा मेरे को देखने दो, ये बोर्ड पर दिख रहा है कि नहीं आपको? अलजेब्रा जो मैंने लिखा आपको क्लियर दिख रहा है? अभी भी ब्राइटनेस ज़्यादा है, ठीक है, अडेप्टेबल है, सब कुछ बढ़िया। चलो अलजेब्रा में आपको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानना है, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन है भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं 1 शॉट के लिए जा रहा हूँ। आप देख रहा हूँ मैं कितना जल्दबाजी में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन 1 शॉट से आपका जेई नहीं निकलेगा, बस इसको आप रिवीजन के तौर पे देखना, ठीक है। जब आप कंसेप्ट भूल जाओ, कभी ज़रूरत पड़ जाए लाइफ में, तो एक बार इसे देख लेना। हाँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको यूज मिलता है आगे, है ना, आपको फिजिक्स में यूज मिलेगा। तो आपको मैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता देता हूँ, टाइम तो है नहीं कि मैं पूरा बताऊँ पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल के बस इतना याद रखना कि जहाँ पे आपको इतना तो पता होगा कि एक कांस्टेंट टर्म होता है जो 1 2 3 ये सब है ना, एक वेरिएबल टर्म x y z कुछ भी हो, तो अगर वेरिएबल और कांस्टेंट मिल के, लेकिन पावर में हमेशा नॉन निगेटिव आना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीगर, ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीगर, तो वो हमारा पॉलिनोमियल बन जाता है। टाइप के पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, वहीं से हमारा इक्वेशन बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन कब होता है जो बताओ? आरएचएस में अगर 0 आ जाए तो हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाता है। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा है कि ax² + bx + c
ये अभी क्या है, अभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, अभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं इसके RHS में 0 लगा दूं तो फट से ये चेंज हो जाएगा किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एक कमेंट और आया था, भैया बड़ा बड़ा लिखो, क्या छोटा छोटा दिख रहा है आपको? ओह मेरा हैबिट है भाई। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगा। तो अगर मैंने 0 लगा दिया तो इक्वेशन बन जाएगा। आपको इसका यूज क्या करना है, एक चीज़ और, हमेशा नॉन नेगेटिव रखना है वैल्यू, ठीक है। पावर का वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव, मतलब अगर a का पावर फॉर एग्जाम्पल 4x - 3 + 5x क्यू कहीं पे दिया हुआ है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से हो? ये तो क्वाड्रेटिक दिख भी नहीं रहा है, पावर 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि माइनस में 3 है, ठीक है, बढ़िया है। चलो आगे, इसमें आपको बस 2 फार्मूला आपने पढ़ा होगा। डी का फार्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, b² - 4ac है ना। तो इसका 2 रूट होता है, अल्फा एंड बीटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा एंड बीटा 2 रूट्स होते हैं। अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b ± √d/2a। बस आपको ये अपने माइंड में रखना है, और इससे ज़्यादा आपको मैथमेटिकल टूल के अंदर नहीं पढ़ना है, मैं साफ खोल के बोल देता हूँ। चलो आगे शिफ्ट करते हैं। तो आइए सादगी, क्वेश्चन की बादगी, भाई रे क्वेश्चन बहुत है। चलिए आगे चलते हैं। एपी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एपी जीपी दोनों बताऊंगा क्योंकि दोनों यूज करना है आपको। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी का टर्म निकालने आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो देख लो भाई। क्या होता है, डी को आपको पकड़ना होता है। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। हमारा स्पेसिफिक वीडियो इस पर बना हुआ है, देख लो भाई। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मिल गया, एपी अगर है कि नहीं पता चल गया। जैसे मैं लिख दूँ 2, 5, 8, 11, 14, 17 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी, तो क्या ये एपी है भैया? बिल्कुल एपी है। क्यों? क्योंकि डी देखो 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, तो अगर कॉमन डिफरेंस मिल गया तो ये एपी का टर्म है, एपी का सीरीज है। एपी का ये फर्स्ट टर्म हो गया, इन दोनों का बीच का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस हो गया। अगर ये एपी में है तो ये इनफाइनाइट, अगर कुछ लास्ट टर्म सपोज करो, यहाँ पे मैं 30 छोड़ो, मैं 21 देता हूँ या 20 देता हूँ, तो 20 हमारा लास्ट टर्म मेन हो जाएगा। एल इसको बोल देंगे लास्ट टर्म, ठीक है, एल फॉर लास्ट टर्म। छी, ठीक है। चलो अब एक चीज़ ध्यान देना, इसका आपको सम ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, ए एन का बारे में पता होगा। एन बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d, है ना, a + n - 1 × d। एस एन का फॉर्मूला बोलो क्या होगा, बोलो जल्दी से। a प्लस क्या होगा, जल्दी बोलो, मैं आप पे छोड़ता हूँ, जल्दी जल्दी जल्दी। 3 गिनूंगा, 1 2 3, फॉर्मूला कमेंट में आ जाना चाहिए, बोलो। इसके 2 फॉर्मूला है ना। पहले जब आपको लास्ट टर्म पता नहीं है और लास्ट टर्म जब पता है, अगर लास्ट टर्म पता है तो क्या करोगे, एल यूज करना, अगर नहीं पता है तो ए यूज करना। क्या है फॉर्मूला, ठीक है, 2a + n - 1 × d। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म है यहाँ पे, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ओहो हमने एक टर्म को छोड़ा, मिस किया, n/2, मैं वही सोच रहा हूँ कुछ मिस हो गया भाई। हाँ ठीक है, तो एस एन बाबा 2a + n - 1 × d n/2, ठीक है, ये हो गया। एल का वैल्यू पता है तो आप क्या करोगे, जस्ट यहाँ पे a + l कर देना, n/2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, निकल जाएगा आपका एस एन। 2 फॉर्मूला हो गए, जब एल पता ना हो तो और जब पता हो तो, ठीक है। ठीक है, इतना। कोई क्वेश्चन चाहिए, मैं क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूँ। ओहो चलो एक क्वेश्चन दे दूँ जल्दबाजी में। चलो यही वाला जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसमें तुम सम ऑफ 5 टर्म्स बताओ, क्या करोगे? अरे आपने देखा जस्ट वैल्यू पुट करो आ जाता है, ठीक है, क्यों टाइम पास करना। आओ थोड़ा जीपी सीख लेते हैं, जीपी काम का चीज़ है, ठीक है। जीपी थोड़ा आपको 11th क्लास में मिलेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी तो हलवा है, समझ में आ गया होगा, है ना भाई। जीपी की बात हो जाए, जीपी की बात हो जाए, जीपी भाई साहब, ओहो भाई साहब। चलो
देखो जीपी सबसे पहले पहचानना सीख लो तुम। जीपी में क्या होता है ना, जहाँ पे डी, यहाँ पे क्या हो रहा था, कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे आर होता है, आर या डी जो भी बोलना है बोलो, ये क्या होता है, कॉमन रेशियो। ठीक है, कॉमन रेशियो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सीरीज देता हूँ, चलो चलो तुम मेरे को बताओ, क्या बताओगे, 2 कॉमा ठीक है, चलो बताओ ये जीपी है कि नहीं। पहले ये देखो जीपी फाइंड किया कैसे किया जाता है। तुम क्या करना, फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड कर दो, सॉरी सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, 4/2, आंसर मिला आपको 2। अब क्या करोगे, 8 को 4 से डिवाइड कर दो अगले टर्म को, फिर मिला 2। 16 को क्या करोगे, 8 से डिवाइड करोगे 2, मतलब 2 जो मिल रहा है ये आपका कॉमन रेशियो। जीपी जो होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड ना करके कॉमन रेशियो फाइंड करना होता है। ठीक है, कॉमन रेशियो कैसे मिलेगा, आप अगले टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करो, मिल गया आपको कॉमन रेशियो। बस वही है और कुछ नहीं है। ए का मतलब वही फर्स्ट टर्म, एल का मतलब लास्ट टर्म, बस खत्म। करोगे क्या, यहाँ पे एसएन थोड़ा ध्यान देना, एसएन का 3 फॉर्मूला होता है तो एक ही फॉर्मूला, मच्छर मारने वालों ने 3-4 फॉर्मूला झूठ मूठ का दे दिया भाई। एक बात मेरे को बताओ, मैंने एक देखा है ऐसा, एक जेई का एक क्वेश्चन था, वहाँ पे बोला जा रहा था कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स बताओ। ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, जहाँ पे एल का वैल्यू इनफाइनाइट हो, तो ऐसा स्टूडेंट सोच रहे हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अरे भाई जब इनफाइनाइट टर्म्स तक निकालना है तो वैल्यू इनफाइनाइट होगा, नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल 1-2 टर्म है, इसका सम हम लोग को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स तक निकालने की बात हो जाएगी, ऑब्वियस बात है इनफाइनाइट होगा। बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत आई होप नहीं होगा, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, हमसे पूछ रहा है एसएन बताओ, हलवा है कोई भी बता देगा, है ना। 1 मिनट वेट करो भाई, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलो अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना, अब इनफाइनाइट टर्म्स ना हो के हमें कुछ डेफिनेट टर्म्स हो सकते हैं, 4 टर्म बताओ 5 टर्म बताओ, उसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, देखो अगर आर का वैल्यू जो कॉमन रेशियो है, इसका 2 कंडीशन होता है, या तो आर का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा या आर से लेस होगा। एक ही फॉर्मूला है, आप उसे इंटरप्रीट कर लेना। ठीक है, मैं एक बता देता हूँ, यही दोनों सेम ही है। अगर आर का वैल्यू 1 से बड़ा है तो फॉर्मूला क्या कहता है, a इंटू r⁻n-1 अपॉन r-1, ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। ए क्या है फर्स्ट टर्म, एन क्या है जहाँ तक पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि इस वाले क्वेश्चन में हमको बताओ S4 टर्म, है ना, 4 टर्म बताओ जीपी में, आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करो पहले। ए क्या है फर्स्ट टर्म 2 इंटू r⁻n, 2 का पावर n कर देना, -1 अपॉन r-1, r क्या है 2 में से गया 1, इसको सोल्व कर दो, 2 गुना 2 का पावर 4, 16 होगा ना, 16 - 1 15, और 2 में से गया 1, बच गया 30। जोड़ के देख लो आप आता है कि नहीं, 16 8 24, 4 28, 2 30 आ गया ना। जस्ट इसका वाइस वर्सा, अगर r का वैल्यू लेस देन 1 है, क्या करोगे, यहाँ पर a को a रहने देना, r के पावर n से माइनस अपोजिट कर देना। इसमें हम क्या कर रहे थे, rn से माइनस कर रहे थे 1, है ना, इसमें क्या करना कि 1 से माइनस कर देना rn अपॉन सिमिलरली 1 - r कर देना, देखो आंसर आ जाएगा। ठीक है, r का अगर मतलब कॉमन रेशियो या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, दोनों ही फॉर्मूला में मैंने आपको बता दिया। अरे भाई इतना कचरा कैसे हो रहा है बोर्ड पर, छी 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 छी। मैंने आपको 2 कंडीशन दे दिया, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2, है ना। ये कंडीशन किसके लिए, व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, ये फॉर्मूला एसएन का
फार्मूला फॉर एस एन, एन मीन्स डेफिनिट टर्म्स या डिफाइंड टर्म्स हैं तो, और ये किसके लिए, व्हेन आर इज लेस देन, व्हेन आर इज लेस देन 1, हाँ आर इज लेस देन 1, वो फार्मूला है ये फार्मूला। यहीं पे हो गया जीपी समाप्त। मच्छर मारना छोड़ो, कॉपी पेन खोलो और थोड़ा सीखो, चलते हैं बाइनोमियल थ्योरम की ओर। मेरा बाइनोमियल थ्योरम पता नहीं बहुत तगड़ा लगता है मेरे को, क्योंकि जानते हो बाइनोमियल थ्योरम का यूज हम लोग अगर बेसिक क्लासेस में किए होते ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये सब रटने का प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे मैं आपको आज बताता हूँ, देखो आपसे अगर मैं पूछ लूँ कोई वैल्यू, फिर मैं आपको बाइनोमियल का यूज बताऊँगा, ठीक है। पहले मैं थोड़ा आपसे कोई वैल्यू पूछ लेता हूँ, तुम मेरे को √7 का वैल्यू बताओ, क्या करोगे तुम? कहोगे भैया √7 लाई करेगा किसके बीच, किसके बीच, इससे पहले पूरा परफेक्ट स्क्वायर किसका है? आप बोलोगे भैया 4, 2 और इसके बाद 9, तो 2 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, आप मेरे को ये कहोगे। लेकिन क्या हो, मैं अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता दूँ तो चौंकना मत, क्योंकि यहाँ पे बाइनोमियल लगेगा। देखो कैसे, आपको यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलता है, ठीक है। बाइनोमियल का यूज जब आप करते हो, कौन सा, यहाँ पे दिखता नहीं ना है, ब्राइटनेस आ जाता है, मैं इधर लिख देता हूँ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का जब आप यूज करते हो तो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाता है। जैसे √7 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले फाइंड करना है इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर किसका है। 2 है तो ऑब्वियस बात आप क्या लिखोगे, रूट लगा देना, 4 + 3 लिख देना, ठीक है। 4 + 3, 4 कौन सा, जो कि 2 का परफेक्ट है स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करोगे आप, इसको डिवाइड कर देना 2 टाइम्स ऑफ ये नंबर से। जैसे आप इसको क्या करोगे, 4 का वैल्यू 2 आ जाएगा, 2 + 3 अपॉन, इसके बाद क्या करोगे, 4 दूनी 8, ठीक है। ओहो, इसको डिवाइड कर दो 2 × 2 से, इसका रूट यहाँ निकाला आपने। जैसे मैंने इसको 4 + 3 के फॉर्म में लिख दिया, 7 को, 4 का √2 होता है, फिर क्या करोगे 3/2 गुना कर दोगे, 2 गुना कर दोगे जो भी टर्म, अगर यहाँ पे 5 रहता तो सपोज 5 से कर देते। सोल्व करके देखो आपका आंसर आ जाएगा 2 + 3/4, इसको डिवाइड दे दो जल्दी से, 0 दोगे तो 30 आ जाएगा, 0.7 आएगा समथिंग, है ना। आप डायरेक्ट लिख दो 2, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.7, √7 का वैल्यू आ गया। आपको चिंता लेने की बात ही नहीं, आपको वैल्यू आपको मिल चुका, देखा कितना आसान है ना। ऐसे भी आपको याद होगा 5 का वैल्यू 2.414 होता है, √5 का, है ना जी। 2.7 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गया, जहाँ पे हमने कोई जादू नहीं किया, हमने बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है, ये कौन सी खेत की मूली है, ए भाई बाइनोमियल कुछ मेरे को भी बता, हलवा है भाई। अगर आपको कोई ऐसा टर्म मिल जाए 1 + x⁴n, 1 मैंने अपने मन से नहीं लाया है, 1 के फॉर्म में आप बड़े बड़े टर्म्स को ला सकते हो। शॉकिंगली लग रहा है बात ना, मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा। अगर सपोज करो आपको कोई ऐसा टर्म मिल रहा है, ऐसा कोई फैक्टर मिल रहा है, ऐसा कोई कंडीशन आ रहा है, यहाँ पर 1 + x⁴n का आपको स्क्वायर निकालना है। जैसे आपको मिल गया सपोज करो 101 का स्क्वायर, या 101 का पावर 5, कुछ भी मिल गया सपोज कर, कुछ भी, आप क्या करोगे, करोगे क्या, बोलो क्या करोगे, चौंक जाओगे या सोल्व करोगे। आपको करना क्या होता है ना, इसको बहुत दीजिए, बस कंडीशन क्या अप्लाई होता है, जो x है ना, ये एज जो है बहुत लेस देन 1, मतलब x जो है बहुत छोटा होना चाहिए 1 से, बहुत छोटा, तो ये कंडीशन बाइनोमियल थ्योरम पटाख से अप्लाई कर देता है। और बाइनोमियल थ्योरम के लिए ये फॉर्म लाओगे कहाँ से, इससे पहले मैंने आपको दिखाया ना, वो क्वेश्चन मैं उसी पे बनाऊंगा, ठीक है। आप मेरे साथ लाइव देखना कैसे बनता है वो क्वेश्चन। अब बताओ इसका क्या करोगे आप, तो बाइनोमियल थ्योरम कहता है कि अगर ऐसा कंडीशन आ जाए जहाँ पे x का वैल्यू बहुत लेस देन वन है, तो आप 1 + nx कर देना, n को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, n का वैल्यू स्क्वायर 5 - 1/2 कुछ भी हो सकता है, बस कंडीशन यही अप्लाई होगा, ठीक है। यही अपना बाइनोमियल थ्योरम बोलता है। लेकिन याद रखना ये हमेशा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है, मैंने पहले बताया इससे पहले 2.7 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देगा। एक क्वेश्चन बता दूं, 101 का पावर 5, बोलो बता दूं। अरे भाई मच्छर आज फिर से लग रहा है, 1 मिनट वेट करो जस्ट, चलो दिखे, ठीक है ऑलराइट। हमें सोल्व करना है ये वाला क्वेश्चन, बहुत ईजी है, बस आप बाइनोमियल का अप्लाई करो।
देखो बाइनोमियल क्या कहता है ना कि ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करना। अब थोड़ा थिंकिंग करो, अपने दिमाग में थॉट लगाओ कि क्या कभी ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल है जहाँ पे हम लोग इस अगले वाले टर्म को, अभी अगर मैं लिखूँ तो 100+1 लिख सकता हूँ, ठीक है, 100+1 कवर 5, लेकिन हमें लाना है कि ये बहुत छोटा हो जाए, मतलब माइनर वैल्यू तक जाना है। क्या करोगे बताओ? कोई आइडिया जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। हमें 1/5 लाना होगा ना, ये तो कोई बता देगा ये मैं क्या बता रहा हूँ। 1/5, हाँ। अब देखो 1/5 लाने के लिए आप ये वाला फैक्टर को देखो, आपको यहाँ पे 10⁻2 वैल्यू चाहिए, 10⁻2। थोड़ा माइंड लगाओ, 10⁻2 लाना है। ऑल दो मतलब मैं ये कर रहा हूँ कि √, मतलब पावर 5, 101 आपको निकालना है ना। सबसे पहले आप ये दिमाग लगाओ कि आप इसको तोड़ दियो 100+1 में, ठीक है, 100+1 में आप डिवाइड कर दियो। अब ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि ये वाला टर्म जो है इसको आप बहुत छोटा, मतलब 1 से बहुत छोटा करना चाहते हो, क्या करोगे बोलो जल्दी। अब बताओ मेरे को, आप ऐसे लिख सकते हो इसको, फिलहाल के लिए नहीं लिख सकते हो ना, छोड़ो। एक चीज़ बताओ, अगर 100 इधर है, 100+1 है, अगर हमको इसका 1/5 निकालना होता है, 100 का 1/5 निकालना होता है, तो वैल्यू क्या आता है? कुछ माइंड में कुछ आ रहा है, आइडिया नहीं आ रहा है? छोड़ो, आगे 1/2 पे इसको सोल्व करो, मैं आपको फिर 1/5 ही बता दूंगा 1/5 कैसे निकलेगा, ठीक है। 1/2 पे आओ, 100 का अगर 1/2 निकालते तो आपको 10 मिलता है ना, वैल्यू 10 मिलता, बस रूट ही रहने दो। आपको 101 का रूट निकालना था, क्या करते आप, 10 आता है ना, 100+1। मैं फिर वो 5 को भी आपको लाइव दिखाऊंगा, मैं सिंपल करने के लिए आपको ये दे रहा हूँ। आप इसको क्या करोगे, 100+1 आ गया, इससे पहले मैंने आपको बताया 10 आ गया, +1/2 गुना 10 कर दो, 10 प्लस ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा, ठीक है, 2 गुना 10 दूनी 20 हो गया, तो ये 0.5 हो गया ना, 0.5। ये 1/2 कहाँ से आया समझ में आया? पावर में क्या था, पावर में क्या था अभी 2 था, 1/2 था, 1/2 को आगे पटक दो, जो भी वैल्यू है आगे आ गया, 1/2 हो गया, इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है 10, सॉरी एक्स का वैल्यू क्या है 1, 1 इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 0 से 0.5, 0.05, इसको सोल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा 10.05, ऐसा कुछ आएगा इसका, हाँ 2। लेकिन बाइनोमियल क्या कहता है ना, आपके पास कंडीशन ये होना चाहिए कि एक्स का वैल्यू बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए 1 से। उसके लिए आप क्या करोगे, कोई ना, मैं हूँ ना, आपको एकदम लाइव सिखाऊंगा, लाइव। आपको एक्स का वैल्यू एकदम छोटा मैं एक क्वेश्चन बुक से उठा लेता हूँ, आपको देता हूँ, क्या है भाई क्वेश्चन दिखाओ मेरे को। चलो हमको क्वेश्चन मिला ये वाला √009, ठीक है, हाँ ये हमको सोल्व करना। सबसे पहले बताओ इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको 100 - 1/100 लिख सकते हो, पूरे को 100 - 1/100 आएगा वैल्यू वही 99/100। अब ध्यान दो, हमको n का वैल्यू लाना है बहुत छोटा है 1 से। अब क्या करेंगे, हलवा है भाई, दोनों को अलग अलग तोड़ दो, इसको अलग तोड़ दो, इसको अलग से लिखो, तो ये 100/100 1 हो गया, -1/100 हो जाएगा। अब देखो 1/100 क्या मिल रहा है, n इज, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्या करोगे इसको आगे पटक दो, अभी मैंने आपको सिखाया, आगे पटक दो बस, कुछ नहीं हो गया, ये वैल्यू क्या है 2, 1 - 1/2 × 100, ठीक है। ये मच्छर, एक मिनट जस्ट वेट करिएगा, मैं इस मच्छर से थोड़ा दोस्ती कर लेता हूँ। ए मच्छर मेरा दोस्त बन जाओ भाई, क्यों काट रहे हो? और क्या, सोल्व कर दो बस, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दे दो 1 - 0.005 है ना, हो जाएगा, बस इसको सोल्व कर देना। ये कुछ आएगा क्या 0.095,
है ना, ऐसा ही आएगा ना, 5 ऐड कर दिया, ठीक है। ये वैल्यू आएगा ना 0.995, ठीक है। देखो कितना ईजी हो गया। ऐसा अभी मैंने आपको क्या दिया था, 101 का पावर 1/5 या 5 ही है, तो क्या दिक्कत है, 5 वाला तो और ईजी है। अब जस्ट उसको क्या करना, कंडीशन ये होता है ना, हमको x का वैल्यू मतलब स्क्वायर करने के बाद बहुत छोटा लाना होता है, 1 से भी बहुत छोटा, इसलिए हम लोग अपने मन में कुछ डिवाइड करते हैं, सब मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे भी 1 का वैल्यू से छोटा लाते हैं उसको, ठीक है। अगर दिक्कत हो रहा है ना तो बायनोमियल थ्योरम का हमारा शॉर्ट नोट्स प्रोवाइडेड है आपको, देखो वहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, 2 क्वेश्चन अप्लाई करो, ट्राई करो, बहुत क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट। चलो बायनोमियल की बात हो गई, बायनोमियल हो गया, थोड़ा फंक्शन के बारे में बात हो जाए, फंक्शन एंड ग्राफ, ठीक है भाई साहब, फंक्शन एंड ग्राफ। सबसे पहले मेरे को ये बताओ आप, ग्राफ एंड फंक्शन से पहले आपको फंक्शन के बारे में पता है हाँ, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था y=f(x), अगर कोई फंक्शन के साथ लिमिटेड है यार, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, ठीक है। फंक्शन कोई भी हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, ट्राइगोनोमेट्री हो सकता है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है, बस ये दोनों के बीच में रिलेशन होगा, ठीक है। चलो अब मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में तो आ रहा है ना, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, x बराबर सपोज करो x का वैल्यू 1 है एंड y=2 टाइम्स ऑफ x है, ये एक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये इसके साथ 2 टाइम्स ऑफ x है, तो y का वैल्यू 2 हो सकता है, अगर x का वैल्यू 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा। ऐसे मैं बता रहा चाह रहा कि ये दोनों आपस में रिलेटेड है, कोई ना कोई रूल्स, सेट ऑफ रूल्स है, उसे हम फंक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। यही मैं बोलना चाह रहा था। अच्छा एक चीज़ और, ग्राफ के बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया, स्लॉप क्या होता है, स्लॉप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वहाँ पे मैंने आपको बताया y=mx + c एक टर्म मिलेगा आपको, जहाँ पे m क्या है, स्लॉप को दर्शाता है, c जो है इंटरसेप्ट होता है, c इज इंटरसेप्ट, ये क्या होता है जो समझ लो, ठीक है। y=mx + c, स्लॉप से मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि एक लाइन हमारा ऐसे पास कर रहा है, इसका स्लॉप क्या होगा बताओ। देखो इसका स्लॉप और इसका स्लॉप, अगर छी एक लाइन कुछ ऐसा है और एक लाइन कुछ ऐसा, देखो इसका स्लॉप 0 है, क्यों, क्योंकि स्लॉप जो होता है ना वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिफाइन होता है, यहाँ पे कोई स्लॉप ही नहीं दिख रहा है, इसका स्लॉप इनफाइनाइट हो जाएगा, ये पूरा स्लॉप ही है ना। तो ये 2 चीज़ आपको पता रहनी चाहिए, मैंने एक क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा था, ठीक है। ऐसे नॉर्मली जब स्लॉप मैंने आपको बताया राइट हैंड साइड मिले तो प्लस, लेफ्ट हैंड साइड मिले तो माइनस, है ना। क्यों, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, स्लॉप का मतलब ही tan होता है, मैंने आपको ये भी समझा दिया था, tan थीटा बराबर स्लॉप होता है, ठीक है। नहीं आ रहा समझ में, इधर देख लो, सपोज करो एक ट्रायंगल हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल, स्लॉप ये होता है ना ये, तो हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, मैंने इसको क्या किया, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ले आया, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, मैंने आपको बताया था y2 - y1 x2 - x1 गिव्स आवर स्लॉप, है ना। ये डेल्टा D मतलब या स्लॉप बोलते हैं, डेल्टा S का वैल्यू ये होता है, स्लॉप बराबर y2 - y1 x2 - x1, मैंने आपको बताया था ना, यही तो वैल्यू tan थीटा का आ रहा है, तो एग्जैक्टली ऐसे करके आप इसको समझ सकते हो। इंपॉर्टेंट ये है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होता है जो देख लो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, ऑलराइट। चलो इंटरसेप्ट के बारे में बात हो जाती है। एक्चुअली इंटरसेप्ट एक लाइन होता है जो जिस पॉइंट पे हमारा y एक्सिस को कोई लाइन कट करता है, जैसे ये y एक्सिस मैंने एक ड्रॉ किया है, सपोज करो एक पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कई बार मिल जाएगा। देखो एक पैरेललोग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूँ, अरे भाई पैरेललोग्राम, हेलो पैरेललोग्राम, चलो एडजस्ट करना, थोड़ा काइट टाइप का लग रहा है ना। सपोज करो ये हमारा A, B, C एंड D इज ए पैरेललोग्राम। देखो इसका कुछ कोऑर्डिनेट आएगा, इसका कुछ कोऑर्डिनेट आएगा, इसका कुछ कोऑर्डिनेट आएगा, इसका कुछ कोऑर्डिनेट आएगा। सपोज करो इसका कोऑर्डिनेट है
-1 2, इसका है 1,3, इसका है -1 -3 एंड इसका है 1,4। मैं आपसे पूछता हूँ मेरे को y का वैल्यू बताओ। मैं ये सभी का नाम देता हूँ, y a d पॉइंट के लिए बताओ। तो मेरे को बताओगे क्या? फिर तुम मेरे को बताओ y का वैल्यू ए बी के लिए, y का वैल्यू डी सी के लिए, फिर y का वैल्यू बताओ बी सी के लिए। बताओ, ये फॉर्मूला याद रखो, y = mx + c। देखो c मैंने बताया इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट करने का मतलब क्या है? कोई भी लाइन, कैसा भी लाइन y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। देखो अगर ए डी लाइन को कंसीडर करो तो ए डी लाइन y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? ये 3 आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है। तो हम लोग को क्या देखना है? y एक्सिस ये 3 मतलब कोऑर्डिनेट 3 पे ये कट कर रहा है। सिमिलरली ए बी लाइन कहाँ पे कट कर रहा है? -3 पे, डी सी लाइन 3 पे और बी सी लाइन -3 पे। ठीक है, यहाँ पे ये मत समझना कि हम लोग को y का कोऑर्डिनेट देखना है, नहीं, हम लोग को देखना है कि y एक्सिस को कोई भी लाइन कहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली आप m का वैल्यू क्या हो जाएगा? डेल्टा y/Δx। यहाँ से आप डेल्टा y निकाल लो ए बी के लिए। इस लाइन के लिए डेल्टा y क्या हो जाएगा? 3 - 2 डेल्टा x क्या हो जाएगा? मैं m फाइंड कर रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, m का वैल्यू एक मैं बता देता हूँ, 3 आप के लिए होमवर्क है। मैं सबसे पहले m निकाल रहा हूँ। m बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा y ये 3 - 2 डेल्टा x, 1 माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/2। ये वैल्यू क्या आया? 1/2। c का वैल्यू बताओ क्या है? c क्या है? 3 पॉइंट पे कट रहा है ना। हमसे पूछ रहा है y का वैल्यू mx + c होता है। m का वैल्यू आया 1/2। c का वैल्यू हमें नहीं पता है, x का वैल्यू हमें पता है। बोलो। अरे भाई मच्छर, ये मच्छर से मेरी दोस्ती कब होगी मेरे यारो? मैं हमेशा से बस यही सोचते रहता हूँ कि मच्छर से दोस्ती हो जाए। ठीक है, x का वैल्यू हमें नहीं पता है, x तो वेरिएबल टर्म है ना। तो y = mx + c, 1x प्लस x का वैल्यू कुछ पता होता तो ये दोनों आपस में रिलेट कर देंगे हम लोग फंक्शन के तौर पे, है ना। तो 1/2x प्लस c का वैल्यू क्या आया? 3। तो ये हमारा वैल्यू आ गया। फिर मतलब आप ये तीनों को सोल्व कर दो, हो गया, ख़त्म, स्लोप का कंसेप्ट ख़त्म। थोड़ा ग्राफ के बारे में आपको बता देता हूँ। अरे भाई साहब, जस्ट 1 मिनट वेट करिएगा, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो गाइस अनफॉर्चुनेटली हमें वीडियो को यहीं पर ड्रॉप करना होगा, सॉरी फॉर दिस। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ प्रॉमिस करके जाता हूँ कि यहाँ से हम लोग इसको ख़त्म ज़रूर करेंगे। कंसेप्ट क्या क्या बच गया, लॉगरिथम के बारे में कुछ आपको बताना बच गया, डिफरेंशिएशन हो चुका है हमारा, इंटीग्रेशन के ऊपर एक वीडियो ले आऊँगा, इंडिविजुअल ग्राफ के वीडियो बच गए, कैसे √x का ग्राफ क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट बच गया। ठीक है, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। कुछ इशूज़ आ चुके हैं जिसके कारण अब हम लोग को यहाँ से जाना होगा। कोई बात नहीं, अगले वीडियो में फिर से बात होगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।